जो हमारे जो आज का टॉपिक है डेट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये वर्ड आप देख रहे हो, रेजोल्यूशन। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। अगर आपको मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल्स हैं। कुछ के कैमरे अच्छे हैं, कुछ के कैमरे अच्छे नहीं हैं। तो जिन मोबाइल्स के कैमरे अच्छे होते हैं हम कहते हैं जी कि इसकी रेजोल्यूशन बड़ी अच्छी है। यही वर्ड हम यूज करते हैं ना, हम कहते हैं जी इसकी रेजोल्यूशन बड़ी अच्छी है। तो रेजोल्यूशन क्या होता है कि अगर फिर हम रेजोल्यूशन चेक कैसे करते हैं ये भी बताएं। हम कोई तस्वीर खींच के फिर हम उसको जूम करते हैं और देखते हैं कि अच्छा जी ये जूम में भी जो है वो पिक्चर हमें क्लियर नजर आ रही है। तो हम कहते हैं जी कि इसकी रेजोल्यूशन बड़ी अच्छी है इस कैमरा की। ऑन द अदर हैंड अगर हम कोई सस्ता मोबाइल ले लें और उससे हम तस्वीर जो है वो कैप्चर करें और फिर हम उसको जूम करें तो आप देखते हो कि वो जो तस्वीर है वो ब्लर हो जाती है जूम करने पे। तो हम कहते हैं जी इसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है। ऐसी बात है। ये जो हम जूम कर रहे हैं पिक्चर को, ये एक्चुअली हम रिजॉल्व कर रहे हैं। हम उस पिक्चर को क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि हम उस पिक्चर को तोड़ रहे हैं, एंड तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, मजीद डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं उस पिक्चर को। जो उसके पिक्सल्स हैं उनको तोड़ रहे हैं, मजीद उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, क्योंकि हम जब जूम करते हैं तो जो पिक्चर है वो एक्सपेंड होती है, फैलती है, मजीद हम डीप जाते हैं। इसका मतलब है कि हम उस पिक्चर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उसकी जो क्वालिटी ऑफ कैमरा है उसको चेक कर सकें। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। सो व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्योंकि हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को स्टडी करना है तो हमें ये पता चल गया कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन, दैट इज टू ब्रेक इनटू द पार्ट्स। किसी भी चीज को अगर हम टुकड़ों में तोड़ दें तो हम कहते हैं कि हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है, तोड़ दिया है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस। आइए फिर हम इसको एक डेफिनेशन से सीखते हैं। द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ splitting a vector into two or more vectors is called resolution of a vector। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तोड़ दें तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो एक जो हिस्सा बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, या जो मुख्तलिफ हिस्से बनेंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, द वेक्टर्स सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। तो जो हमारे पास हिस्से बनेंगे उस वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर को तोड़ने से उन पार्ट्स को हम क्या नाम देंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट क्या होता है, पार्ट, पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। इज दैट क्लियर। फिर से देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर, ये एक ऐसा प्रोसेस है, तरीका है जिसमें हम वेक्टर को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, अलग करते हैं इनटू टू और मोर वेक्टर्स, एक या एक सॉरी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के अंदर, इज कॉल्ड अ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और जो हमारे पास हिस्से बनते हैं इस प्रोसेस के थ्रू उनको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है जी, so this is the particular meaning of resolution of vectors। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इससे पहले भी किया है। अच्छा, कब किया था आइए देखते हैं जरा। अभी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको याद आ जाएगी कि वाकई सारे हम ये काम तो करके आ चुके हैं। लेट मी ड्रॉ द XY plane, this is X axis and this is particular Y axis।
तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे एक बात की थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि लेट्स से जी मैं कहता हूं कि मैंने 2 मीटर लॉन्ग एक्स एक्सिस ट्रेवल करना है, याद आई है कुछ? और फिर मैंने आपसे कहा कि अब मैंने यहाँ से ही 2 मीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस ट्रेवल करना है, तो 2 मीटर लॉन्ग वाई एक्सिस में ट्रेवल कर गया। ये 2 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 2 मीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गया। तो मैं जो हूँ वो किधर पहुंच गया जी? पी पॉइंट के ऊपर। याद आया कि नहीं? ये मैंने काम किया था लास्ट टाइम। तो ये मैंने 2 मीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस ट्रेवल किया और 2 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस ट्रेवल किया, तो मैं किधर पहुंच गया? पी पॉइंट के ऊपर। ठीक हो गया। लेकिन मैंने अपना काम कहाँ से शुरू किया था? मैंने तो अपना काम जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट किया था। तो ओरिजिन से अगर मैं अपनी पी पॉइंट की लोकेशन देखूं तो ओरिजिन से ये कुछ यूं बन रहा है, ऐसा ही है। तो मैंने कहा था कि अब क्योंकि ये जो मेरे पास एक पी पॉइंट तक ओरिजिन से लेकर एक लाइन बनी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और ये मुझे डायरेक्शन भी बता रहा है कि मैं ओ से पी की तरफ हूँ, मूव किया हूँ। ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या बन गया? एक वेक्टर बन गया और इसको मैंने नाम दे दिया था डी वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद है आपको? फिर मैंने डी वेक्टर को कैसे लिखा था? डी वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस टू जे यूनिट वेक्टर। और आई और जे मुझे क्या बता रहे थे? यूनिट वेक्टर्स। कि मैं 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल किया हूँ और 2 मीटर अलोंग वाई एक्सिस ट्रेवल किया हूँ, तो मैं पी पॉइंट पे पहुंच गया। और अगर मैं पी पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखूं तो मैं डी वेक्टर बना लिया है मैंने। ऐसा ही था। तो मुझे एक बात बताएं, ये जो चीज है और ये जो चीज है 2i और 2j, क्या ये दो वेक्टर्स नहीं है? यस, दीज आर वेक्टर्स। हमें कैसे पता चला? आप सिर्फ 2i को देखें जरा। 2i को देखना है, 2i यूनिट वेक्टर को। ये 2 क्या है? मैग्नीट्यूड। ये i यूनिट वेक्टर क्या है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2i यूनिट वेक्टर एक्चुअली क्या है? एक वेक्टर है। इसी तरह इसको देखें जरा। 2 क्या है? मैग्नीट्यूड। j यूनिट वेक्टर क्या है? डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक वेक्टर है। ये वेक्टर 2i यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, ये वाला। और 2j यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, ये वाला। तो जब आपने इन दोनों वेक्टर्स को सम किया तो आप किस पॉइंट पे पहुंच गए? पी पॉइंट के ऊपर। और उस पी पॉइंट को आपने किस वेक्टर से लिख लिया? डी वेक्टर से। इसका मतलब क्या हुआ कि डी वेक्टर को हम तोड़ के लिख सकते हैं ना, 2i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने डी वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया है। डी वेक्टर्स के दो पार्ट बन चुके हैं डी वेक्टर के, 2i यूनिट वेक्टर और 2j यूनिट वेक्टर। तो इन दोनों पार्ट्स को हम अब क्या नाम देख सकते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर डी। दैट्स इट। कंपोनेंट्स ऑफ, पूरा नहीं मैं लिख रहा, ओके। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर डी। दैट्स इट। तो ये तो हम काम कर भी चुके हैं एक्चुअली, जिसमें हमने ये इस तरीका का प्रोसेस किया था। तो उस प्रोसेस के अंदर ये जो 2i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर बन रहे हैं, इनको हम कंपोनेंट्स ऑफ ओरिजिनल डी वेक्टर का नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये तो वही काम था जो हम करके आ चुके हैं, इसी काम को हमने आज दोबारा देखना है एक्चुअली। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया जी। ओके। तो मुझे एक और बात बताएं, तो अगर तो ये दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, 2i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर, तो इनको तो फिर हेड टू टेल रूल फॉलो करना चाहिए ना, क्योंकि एडिशन अगर हो रही है इन दोनों वेक्टर्स की तो फिर तो हेड टू टेल रूल के थ्रू होनी चाहिए। तो क्या वाकई हेड टू टेल रूल फॉलो हो रहा है इस डायग्राम के अंदर? यस। अगर आप गौर से देखें तो हेड टू टेल रूल फॉलो हो रहा है।
2i यूनिट 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर। 2i की हेड के साथ 2j की टेल जुड़ी है आके, और आपने काम कहाँ से शुरू किया था, ओ से, खत्म कहाँ पे हुआ, पी पे। तो यहाँ से पकड़ा और यहाँ तक एक लाइन खींच दी, ये क्या बन गया, रिजल्टेंट, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, डी वेक्टर। सो डी वेक्टर इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये तो हम काम कर चुके हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि अब हम मजीद इस टॉपिक को आगे कैसे लेके चलें। ये समझ आ गई जो हमने काम किया था, ये उसी को मैंने रिपीट किया, ठीक है। उसी में जो नई टर्म्स आई हैं वो मैंने आपको बता दी। ठीक हो गया जी, ओके। तो जो है वो फिर हम जी बच्चे, यानी क्वेश्चन यहाँ तक अगर कोई भी सवाल है तो कर लें, किसी को कुछ समझ नहीं आई तो पूछ लें। अच्छा, अब हम देखें अगर, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को हमने अब जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम जिसको हमने अभी डिस्कस करना है, ठीक है। ओके जी, इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ। तो ये मैंने जो है वो एक्सिस ड्रा कर लिए हैं आपके सामने, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हम काम कर रहे हैं ना, ये आप देख रहे हो कि 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर रह के कर रहे हैं, ठीक है जी। वेक्टर्स ऐड भी हमने 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर रह के किए हैं, ठीक है। और अभी जो रेजोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं वो भी 2 डायमेंशनल सिस्टम में रह के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस बुक में एक्चुअली वो इन सारे टॉपिक्स को 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहा है। उसकी वजह यह है कि 2 डायमेंशनल को समझना ईजी है थोड़ा, एक ही एंगल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करना आसान है 2 डायमेंशनल के अंदर, ठीक है। 3 डायमेंशनल में भी रेजोल्यूशन होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि 3 डायमेंशनल में नहीं होगी, उसमें भी हम कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं वेक्टर्स को, ठीक है। लेकिन उसको समझना थोड़ा सा जाहिर सी बात है, वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पेपर के ऊपर बनाना और समझाना थोड़ा सा टफ है। इस वजह से वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही रह के हमें चीजें बता रहा है, ठीक है। सो हमने क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक चलना है, जो बुक में है उसी के साथ हम चलेंगे, ठीक है। बहरहाल इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 2 डायमेंशनल में जो है वो कंपोनेंट्स बनते हैं, 3 में भी कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है जी। उसमें क्या होगा, आई, जे और के यूनिट वेक्टर यूज होंगे, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आप 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाओगे तो वहां पे आपके पास एक जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आ जाता है, एंड दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज जेड, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जेड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिर के यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम को हम देख लेते हैं जरा सा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो मेरे पास जो है वो एक वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है जी। तो कोई भी ए वेक्टर है व्हाटसोएवर, ये हमने ओरिजिन से इसको स्टार्ट किया है, ओरिजिन से पकड़ा और ये पी पॉइंट पे हम इसको ले आए, ठीक है जी। पी पॉइंट पे ले आए, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा कि इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, जो कि एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को किस पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, क्यू पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। ओके, बात खत्म हो गई कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया फ्रॉम पी पॉइंट टू एक्स एक्सिस विच कट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, क्या मैं इसको यूं कर सकता हूं, वही वाला काम जो अभी सीख के आए हम, ठीक है। कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि मैंने पी पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है। तो मैं ओ से क्यू तक आया और क्यू से पी तक चला गया, ठीक हो गया। सो इस ओ एक्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये
ए वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट है, ये ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, ए एक्स, इसको मैं ए एक्स वेक्टर कह देता हूं। और ये कौन सा है, ए वाई, ये कौन सा कंपोनेंट है, ए वाई वेक्टर है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ए वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर जरा गौर से देखिएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब ए वेक्टर बना कैसे है ये मुझे बताएं। जब मैं ए एक्स वेक्टर को ऐड करूंगा किसमें, ए वाई वेक्टर में, तो मैं ए वेक्टर तक पहुंच जाऊंगा। ए वाई वेक्टर तक, इज दैट क्लियर। ठीक हो गया, ये वैसे ही है जैसे अभी हम कर के आए हैं कि डी वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस टू जे यूनिट वेक्टर, ये अभी हमने किया है। डी वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस टू जे यूनिट वेक्टर, अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। अच्छा, अब अभी मैं इसकी तरफ आता हूँ वापस, इस चीज को जरा दोबारा देखें, क्या मैं इस चीज को यूं भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स, जरा गौर से देखना, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर, इसी चीज को इस चीज में लिखा जा सकता है। यस। अब ये चीज मुझे क्या बता रही है कि ए एक्स डिस्टेंस आपने किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, अलोंग एक्स एक्सिस, और ए वाई डिस्टेंस किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, अलोंग वाई एक्सिस। ये अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप पी पॉइंट पर पहुंच गए, और उस पी पॉइंट को फिर हमने किस तरह लिख लिया, ए वेक्टर की शक्ल में, ओ से ए तक जो डिस्टेंस बन रहा था उसको हमने किस शक्ल में लिख लिया, ए वेक्टर की शक्ल में। वैसे ही जैसे कि हमने डी को लिखा था, टू 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, 2 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, तो आप डी वेक्टर तक पहुंच गए थे। यहाँ पे सिर्फ टू को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, ए एक्स से, जे सॉरी, और इस टू को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, ए वाई से। अब ये ए एक्स और ए वाई कोई भी नंबर हो सकते हैं, लाजमी तो नहीं है ना हमेशा ये टू ही होंगे, ये मेरी मर्जी है, ये कौन कोई से भी हो सकते हैं, ये वन भी हो सकते हैं, ये थ्री भी हो सकते हैं, ये फोर भी हो सकते हैं, व्हाट्सोएवर नंबर इज। अब मेरे ऊपर अब कोई पाबंदी नहीं है कि मैं इनको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूं, ये वेरिएबल बन गए हैं। ठीक है, सो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इज इक्वल टू ए वेक्टर, दैट्स इट। और अब इसको इस शक्ल में हमने कैसे लिखा है, दैट इज वेरी इजी, ये ए एक्स वेक्टर है, कंप्लीट वेक्टर, ऊपर साइन देख रहे हो आप, ये ए एक्स वेक्टर है, ये ए वाई वेक्टर है। अब अगर इसी को मैं इस शक्ल में लिखूं तो लिख सकता हूं ना, अब ये ए एक्स उसका क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, आई यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, डायरेक्शन, किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो या मैं इसको ए एक्स वेक्टर लिख लूं तब भी मुझे समझ आ जाएगी, क्योंकि एक्स साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं किस एक्सिस के अलोंग ट्रेवल किया हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग। और मैं अगर ए वाई वेक्टर लिख लूं तो तब भी मुझे समझ आ जाएगी, क्योंकि वाई लिखा हुआ है साथ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया हूं, अलोंग वाई एक्सिस। इस तरीके से भी लिख सकता हूं तब भी ठीक है। जब इस तरीके से लिखूंगा और अगर साथ में यूनिट वेक्टर नहीं डालता तो ऊपर वेक्टर का साइन लाजमी डालना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि ये वेक्टर हैं। और अगर वेक्टर की शक्ल साइन नहीं डालूंगा तो फिर मुझे क्या डालना पड़ेगा, साथ में यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं किस एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल किया हूं, अलोंग एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर। सो इसको कंप्लीट वेक्टर की शक्ल में लिख लिया और इसको तोड़ के लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। इज दैट क्लियर। ठीक है, और यही चीज अगर आप देखो तो आपकी बुक में भी ऐसे ही किया है उसने, ये देखें इक्वेशंस, पहले इसको यूं लिख लिया। ठीक है जी। अब ये आपको क्या बता रहा है,
सॉरी, पहले इसको यूं लिख लिया हमने, a इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ठीक है, ए एक्स वेक्टर दैट इज द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस प्लस ए वाई वेक्टर दैट इज द वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। यूं भी लिख लें तब भी चल जाएगा, लेकिन ऊपर वेक्टर का साइन आएगा लाजमी। या फिर जब आप यूनिट वेक्टर यूज करेंगे तो आप इसको ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर लिख लें, तब भी ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम ए एक्स वेक्टर और प्लस ए वाई वेक्टर को हम एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए का नाम दे सकते हैं, दैट इज नोन एज the components of a vector along x axis and along y axis। is that clear? ठीक है जी। तो ये था हमारा बच्चों आज का पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को सीखा। और नेक्स्ट, अभी ये हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, इसमें कुछ और भी हमारे पास टर्म्स आएंगी जिनको हमने मैथमेटिकली सॉल्व करना है। वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ और फिर हम देखते हैं।